लेकिन क्या है कि प्लेन रिफ्लेक्शन में हमने कल पर क्या पढ़ा था कि हमने ग्लास में एक सिक्का डाल के समझने की कोशिश की थी, लेकिन आज हम उसको अलग तरीके देख रहे हैं। मान लीजिए आपका ये सरफेस को अलग अलग करने वाली लाइन है, ऊपर आपका कोई भी सरफेस, कोई भी सराउंडिंग हो सकती है, कोई भी कह लो कि यहाँ पे म्यू है, ठीक है, और यहाँ पे भी आपका म्यू है। अब सुनो, अब बस फर्क क्या होता है, इसको हम म्यू1 लेके चलते हैं, इसको हम म्यू2 लेके चलते हैं, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो लाइट यहाँ से आती है, जहां से आती है उसको मान लेते हैं, जाती टू लेते हैं। बस याद करने क्या बोला था मैंने आपसे, मान लो मेरा ऑब्जर्वर यहाँ पर है और इसकी इस टाइम पे डेप्थ, ऑब्जेक्ट की डेप्थ क्या है इस टाइम पे, डी है। इस ऑब्जेक्ट की क्या बनेगी बच्चों, ऊपर थोड़ी सी इमेज बन सकती है, ऊपर भी बन सकती है, नीचे भी बन सकती है। ये मैं पता नहीं कैसे कहाँ बनेगी, ऊपर बनेगी या नीचे बनेगी, कहीं भी बन सकती है। कहाँ बनेगी ऊपर या नीचे, वो आप क्वेश्चन सोल्व करने के बाद बता पाओगे, ठीक है। मैंने कहा था कि ये क्या हो गया आपका, ये डी डैश हो गया। मैंने फॉर्मूला क्या याद करने के बोला था आपसे, मैंने फॉर्मूला याद करने के बोला था आपसे कि आपको याद रखना है डी डैश, सिंपल याद करने क्या होता है, डी डैश बाद में बनता है तो डी डैश अपॉन डी, डी डैश बाद में बनता है तो डी डैश अपॉन डी, म्यू 2 बाद में आता है तो 2/1। बस याद क्या रखना है, 1 और 2 का कांसेप्ट याद रखना है और डी डैश और डी का कांसेप्ट याद रखना है। डी डैश किससे है, डी डैश जो उसकी इमेज बन रही है, ठीक है, उससे है। या फिर इसको कभी कभी हम दूसरा शब्द भी इस्तेमाल करते हैं, एपरेंट शब्द इस्तेमाल करते हैं, एपरेंट डेप्थ इस्तेमाल भी किया जाता है शब्द। और डी जो होता है, डी किसका होता है, डी आपका ऑब्जेक्ट होता है, और दूसरा नाम इसको हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इसके नाम करते हैं एक्चुअल डेप्थ के लिए नाम का इस्तेमाल करते हैं। टू कहां पर है, जहां पे लाइट जाती है, ठीक है। 1 कहां पर है, जहां पे लाइट आपकी आती है, आती जाती का वाला कहते हैं ना, वो जाती है उसके पीछे आप आते, वो आती फिर उसके पीछे आप जाते हो, खैर छोड़ो, वो अलग स्टेटमेंट है, होता है कि वो बुलाती है लेकिन जाने का नहीं, खैर वो हम सब यहाँ पे नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये वाली चीज मैंने आपको कल बता दी। फिर मैंने आपको एक एपरेंट शिफ्ट नाम की चीज ये बताई थी। एपरेंट शिफ्ट क्या होता है आपका, कि कितना शिफ्ट हो गया है, ये इसको हम बोलते हैं आपका एपरेंट शिफ्ट। और इस शिफ्ट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, शिफ्ट का फॉर्मूला बताया था आपको, शिफ्ट का फॉर्मूला आपके सामने था क्या, इट वाज d1 माइनस 1 बाय म्यू रिलेटिव, ये फॉर्मूला बताया था, ठीक है। जहां पे म्यू रिलेटिव क्या होता है, मैंने बताया था म्यू रिलेटिव आपका हमेशा होता है आपका म्यू1 अपॉन, आपका म्यू रिलेटिव क्या होता है आपका म्यू1 अपॉन म्यू2। ये सारी चीज मैंने आपको बता दी थी, आई होप कि याद भी होगी। फिर इस पे एक बहुत छोटा सा सवाल भी किया था हमने, और फिर मैंने आपसे क्या कहा था इस पे बहुत, ये म्यू रिलेटिव क्या होता है आपका, म्यू1 अपॉन म्यू2 होता है। म्यू रिलेटिव का फॉर्मूला क्या है बच्चों, म्यू1 अपॉन म्यू2। और फिर मैंने आपको इस पे एक बहुत छोटा सा प्यारा सा सिंपल सा सवाल भी कराया था, हाँ नमस्ते ऋतु जी कैसी हो आप। और उसके बाद फिर मैंने इस पे सवाल कराया छोटा सा। आज हम थोड़ा सा अच्छा सवाल करेंगे, मैंने आपसे कहा था कि आज हम थोड़े से अच्छे सवाल करेंगे। एक सवाल है आपका फिश एंड बर्ड वाला सवाल, स्टैंडर्ड सवाल है, हर टीचर कराता है, हर बुक में आपको ये मिलेगा। अच्छा, मुझे एक और चीज बतानी थी आप लोगों को, वो ये कि आज रात को या कल सुबह मैं आपको एक बुक की कुछ फोटोज भेजूंगा जिसमें सिर्फ क्वेश्चन होंगे। वो जनरली जहां मैं पहले पढ़ा था क्रेडिट कैंपस में, वहां के मॉड्यूल है जो पिछले साल के बच्चों के पास वो बुक भी होगी। तो उस बुक के मैं आपको कुछ क्वेश्चन भेजूंगा, लगभग मेरे ख्याल से 100 क्वेश्चन के आसपास होंगे टोटल, उसमें सारे क्वेश्चन मिला के, अलग अलग एक्सरसाइज है, हार्ड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन सब मिला के। तो वो हम सब करेंगे, वो हम सब मिलके करेंगे, ठीक है। मतलब मिलके, मेरा कहने का मतलब एक किताब हम ऐसी बना लेते हैं ना जिसमें सब तरह के क्वेश्चन हो, ताकि आप सब लोग उसको मिलकर कर सकें। कम से कम एक किताब ऐसी होनी चाहिए। तो मैं वो किताब आपको भेज दूंगा आज या कल में, और उस किताब को अपन सब लगाएंगे, ठीक है, और डिस्कस भी करेंगे उसके हिसाब से। वो बच्चों, वो नीट की किताब है, लेकिन आईआईटी मेंस की तैयारी करने वाले बच्चे और 12th की तैयारी करने वाले बच्चे भी उसको पढ़ सकते हैं। चलो, फिश एंड बर्ड का एग्जांपल क्या होता है, ये स्टैंडर्ड एग्जांपल है। क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन इस तरह से है आपका, क्वेश्चन इस तरह से कि मान लीजिए आपका यहाँ पर नदी है, पॉन्ड है, तालाब है, स्विमिंग पूल है, कुछ भी है, और इसके अंदर क्या है आपके, इसके अंदर मस्त एक प्यारी सी छोटी सी एक घूम रही है क्या, मछली। एक मस्त सी प्यारी सी छोटी सी क्या घूम रही है यहाँ पे, मछली घूम रही है। और इस मछली के बिल्कुल ऊपर सीधा ही में एक मस्त उड़ रही है आपकी बर्ड, एक मस्त उड़ रही है बर्ड। तो ये हो गया आपकी बर्ड, जिसको मैं शॉर्ट में अब आपका बी शब्द से इस्तेमाल करूंगा, और नीचे है आपकी फिश, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में एफ से इस्तेमाल करूंगा। आपको कुछ डिस्टेंसेस दे रखे हैं, ठीक है, डिस्टेंसेस क्या दे रखे हैं मैं वो भी आपको दे देता हूँ। डिस्टेंसेस आपको दे रखे हैं कि यहाँ से मान लीजिए आपको डिस्टेंस दे रखा है 36 सेंटीमीटर दे रखा है, और यहाँ से बर्ड का हर साइड डिस्टेंस सरफेस से ही नापे जाते हैं, ये डिस्टेंस भी आपको 36 सेंटीमीटर ही दे रखा है। बोल रखा है कि ऊपर आपकी मस्त हवा है, ठीक है, और नीचे आपका वाटर है, और वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगर याद नहीं है तो आप हमेशा क्या लेके चलते हो, आप लेके चलते हो 4/3। अगर याद है तो, नहीं तो आपको जनरली एग्जाम में देता ही है एन लिख दिया तो एन भी वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, एन का मतलब भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की है, कभी कभी एन लिखता है, कभी म्यू लिखता है। अब इसमें सवाल क्या बन सकता है, सुनना।
सवाल बन सकते हैं, हम पार्ट्स में करते हैं। पहला सवाल है फर्स्ट, फाइंड द एपरेंट हाइट। फर्स्ट क्वेश्चन मैं करूंगा, सेकंड क्वेश्चन आप लोग करना, हाइट ऑफ। उसके बाद फिर मैं अगला जो क्वेश्चन करूंगा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन होगा, तो उसको हम पैसे का रखेंगे, ठीक है। एपरेंट हाइट ऑफ बर्ड, आपसे बोल गया फाइंड द एपरेंट हाइट, ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, सेकंड पार्ट आप करना। तो बोल रहा है एपरेंट हाइट, सर हमने तो नीचे से डिस्टेंस नापते थे हमेशा। अबे नीचे ऊपर थोड़ी ना कुछ होता है, कंसेप्ट तो 1 और 2 का होता है। मैंने क्या कहा था, नीचे ऊपर मत याद करो कुछ मत, 1 और 2 याद करो। 1 क्या है, जहां से लाइट आ रही है, 1 और 2 क्या है, जहां पे लाइट जा रही है। अब बात किसकी हो रही है यहाँ पे समझो, बात हो रही है सर यहाँ पे मेरे बर्ड की। तो बर्ड क्या हो गया मेरा, बर्ड मेरा ऑब्जेक्ट की तरह हो गया। फिश की कोई बात ही नहीं हो रही, तो फिश के बारे में सोचना भी क्यों। तो मतलब मेरे लिए डायग्राम क्या होगा कि यहाँ पे है बर्ड, ये मुझे दे रखा है डी एफ, सॉरी डी बी दे रखा है, और इसकी वैल्यू क्या है 36 सेंटीमीटर। मुझे नहीं पता कि डी बी डैश कहां बनेगा, मुझे नहीं पता। अभी मुझे बर्ड्स फिश से कोई मतलब ही नहीं है, फिश से क्या मतलब मुझे, मुझे तो एपरेंट हाइट निकालनी है। एपरेंट हाइट को उन्होंने यहाँ पे डीबी बोल दिया, खत्म। हाइट ऊपर हो चाहे नीचे हो, उससे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो मैं एपरेंट हाइट का फॉर्मूला क्या लिख सकता हूँ, डीबी डैश अपॉन डीबी, सिंपल सा फॉर्मूला, म्यू टू बाय म्यू वन। अब सारा खेल आता है, टू किसको लेना है, वन किसको लेना है। ऑब्जेक्ट कौन, सर बर्ड मेरी ऑब्जेक्ट है। लाइट कहां से जाएगी, सर लाइट यहां से जाएगी, कहां कहां से आएगी, यहां से आएगी। तो मतलब मेरे लिए इस जगह पे ये 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब मुझे इसको म्यू वन लेके चलना है, इसको म्यू टू लेके चलना है। और म्यू वन क्या हो जाएगा, सर वो एयर है तो 1 हो जाएगा, म्यू टू क्या हो जाएगा आपका 4/3। ये सारा कंसेप्ट ना बच्चों सिर्फ 1 और 2 का है। जो 1 और 2 के कंसेप्ट को समझ गया उसके लिए रिफ्लेक्शन चैप्टर बहुत ही आसान, क्योंकि आगे बहुत सारे फॉर्मूले 1 और 2 में आने वाले हैं। अब डीबी डैश निकालते हैं, तो डीबी डैश क्या हो जाएगा, डीबी कितना दे रखा है 36 दे रखा है। म्यू टू क्या रखोगे आप, 4/3 रखोगे, बाय 1 आ गया। तो यहाँ से आप डीबी डैश जब सॉल्व करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 4/3 इंटू 36, 3 12 जा 36, 12 4 जा 48, यानी 48। अब डायग्राम में आते लौट के, 36 पहले वाली हाइट थी, नई हाइट क्या आ रही है डीबी डैश। और मैंने क्या कहा था कि कहां से मेजर करते हैं आप, हमेशा सरफेस से ही आप इसको मेजर करते हो। तो मतलब जब इसकी मैं हाइट बनाना चाहूंगा बाद में, तो वो 48 सेंटीमीटर बनेगी, यानी 36 से ज्यादा होता है ना 48, तो यहां से लेके 48 पे बनेगी आपकी। और यहां पर आपका बनेगा एक तरह से, बर्ड को मैं बी डैश बोल देता हूँ, ये बनेगी एपरेंट हाइट। ये हो जाएगी क्या, डी बी डैश। आई होप कि ये सबके समझ में आया है। पहली बात, सबके समझ में आया है कि नहीं आया। वैसे ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी किया था, पर बताओ सबके समझ में आया है कि क्या किया मैंने यहाँ पे। डायग्राम भी समझ में आना चाहिए और जो वैल्यू निकालनी है वो भी समझ में आनी चाहिए। 2 किसको लेना है, 1 किसको लेना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है पूरे चैप्टर में। रिफ्लेक्शन चैप्टर में 1 और 2 का कंसेप्ट है। 1 और 2 अगर आप सही तरह ले गए तो आप कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे। आई होप कि सबको समझ में आ रहा है, सबने यस भी लिख दिया है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। मैंने नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नहीं कहा, मैंने कहा था पैसे मिलेंगे, वो इस पार्ट में नहीं मिलेंगे, मतलब इस क्वेश्चन में नहीं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसमें अलग अलग पार्ट्स हैं, उसमें करेंगे। चलो इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट मैं आपसे पूछता हूँ, ये अब आपको जवाब देना है। कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा पार्ट पूछ रहा हूँ। सेकंड पार्ट है आपका, फाइंड द एपरेंट डेप्थ ऑफ। अब क्या पूछेगा, एक बर्ड के लिए पूछ लिया, आप किसके लिए पूछेगा, ऑफ फिश पूछेगा। बताओ इसका आंसर बताओ। फाइंड द एपरेंट डेप्थ ऑफ फिश क्या होगी, फाइंड द एपरेंट डेप्थ ऑफ फिश। फिश की बात करें तो सिर्फ फिश का डायग्राम बनाओ, उसके हिसाब से सारा डी एफ डैश ये सब लिखना है, उसके हिसाब से बताओ करो। फाइंड द एपरेंट डेप्थ ऑफ फिश, जल्दी 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 जल्दी, सुपर फास्ट के साथ में आंसर निकलना चाहिए तुम्हारा। ट्वेंटी 27 सेंटीमीटर आ चुका है आपके हैप्पी चौहान जी का। हैप्पी चौहान जी सबसे पहले आंसर उन सवालों को देते हैं जिनमें पैसे नहीं होते हैं। जैसे पैसे वाले सवाल होते हैं नर्वस हो जाते हैं और जवाब गलत देते हैं, दे नहीं पाते टाइम पे। हर्षी जी का भी आंसर 27 है, तृप्ति जी का आंसर 27 है, रिया जी का आंसर 27, सब बच्चों का आ रहा है। बाकी बच्चे भी आंसर करो भाई। पहले बताओ आवाज आ रही नहीं आ रही, कोई बच्चा कंफर्म करो। आ गई अब, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ पिछले वाले सवाल में तो आपका आंसर आ गया था, फाइंड द एपरेंट डेप्थ ऑफ। ये तो बहुत सारा सिंपल सवाल था, इसमें 27 सेंटीमीटर आंसर आ गया था। इस वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द इमेज विल फॉर्म ऑन द ऑब्जेक्ट। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही ज्यादा बार आईआईटी में पूछा गया है, नीट में पूछा गया है। और क्वेश्चन की फिगर मैं दे रहा हूँ आपको, दो बच्चे क्वेश्चन करते हैं उसके लिए इनाम 21 रुपए का शुभ इनाम।
ठीक है। अब सुनो, क्वेश्चन का फिगर है ये, आपकी फिगर बनाया था मैं आपके लिए पहले। वीडियो ऑफ कर दो अपनी निखिल। यहाँ पे आपका एक कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे आपका एक कॉनकेव मिरर है, और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा है ऐसे, और ये प्रिंसिपल एक्सिस जो कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस उसी से गुजर रहा है, वो लाइन डिस्टेंस बीच में है बिल्कुल वो। ठीक है। और आपसे पूछा कि इसका ये बीच में आपका कोई ग्लास है, म्यू ग्लास है, ये जो आपको पूरा मटेरियल दे रखा है इस तरह से, ये ग्लास है, इसका म्यू दे रखा है, सिर्फ म्यू दे रखा है, और यहाँ पे ये है आपका डिस्टेंस एक्स, दिस इज डिस्टेंस एक्स, और इसकी हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट आपको एच दे रखी है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको आर दे रखा है। सवाल पढ़ो और बताओ आंसर क्या होगा। सवाल ये है कि भाई आपका एक ऑब्जेक्ट रखा है, ऊपर रखा है, हवा में रखा है, ऊपर आप क्या करो, आप ऊपर कुछ भी मान लो, हवा मान लो, हवा मान लो। ठीक है। आपसे सवाल पूछा गया है, सवाल है ये आपसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वो वैल्यू पता करो, एक्स क्या है आपका इस ग्लास से ऊपर का डिस्टेंस, एक्स क्या है आपका इस ग्लास से ऊपर का डिस्टेंस। तो बोल रहा है कि भाई आपका ये एक्स कितना होना चाहिए, ये एक्स कितना होना चाहिए, सो दैट आपका जो फाइनल इमेज बनेगी, फाइनल इमेज जो बनेगी वापस से आपकी ओ पे ही बन जाए, ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। पहले मैं आपको सवाल समझाता हूँ डायग्राम के थ्रू। ठीक है, डायग्राम के थ्रू सवाल सुन लो पहले, क्या समझ रहे हो। डायग्राम के थ्रू मतलब ये है कि मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो कि आपका इस तरह से यहाँ से रे जाती है, मैं एक ही रे दिखाऊंगा इसे समझना, इस तरह से रे जाती है, तो साफ सी बात है यहाँ पे आपका टेंशन मीडियम है, अगर टेंशन मीडियम है तो क्या वो थोड़ा सा अंदर की तरफ जाएगी, अंदर की तरफ जाएगी, फिर यहाँ पर टकराएगी, यहाँ पर टकराएगी। अब मैंने बोल दिया कि इससे टकरा के क्या वापस जाएगी, हाँ सर वापस जाएगी। अब वो इस तरह जानी चाहिए, वो इस तरह जाना चाहिए कि वापस जाते हुए फिर से रिफ्लेक्शन करेगी, हाँ सर करेगी, ऐसे जाए कि वापस से ओपी इसकी इमेज बन जाए, ऐसे जाए कि उसकी इमेज वापस से, वैल्यू दे दो इजी हो जाएगा थोड़ा। चलो वैल्यू नहीं दे रहे, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, मैं वैल्यू नहीं दे रहा, मैं आपको अच्छा काम करता हूँ, ऑप्शन देता हूँ। तो ऑप्शन देता हूँ आपको आर बाय म्यू, बी बोलता हूँ आपका आर माइनस एच बाय म्यू, सी ऑप्शन देता हूँ आपको एच बाय म्यू, और डी ऑप्शन देता हूँ आपको आर प्लस एच बाय म्यू। ये चार ऑप्शन मैंने आपको दे दिए। समझो सवाल, मैं वापस समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ से, सुनो। सवाल ये है, सवाल ये सिंपल सा, सिंपल सवाल है, ज्यादा हार्ड सवाल है नहीं, अगर समझ जाओगे तो कोई भी कर देगा इसको। सवाल ये है कि मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ऐसे रे गई, यहाँ रिफ्लेक्ट होगी, मिरर नॉर्मल के पास आएगी, टकराएगी, और टकराने के बाद क्या है कि वापस जाएगी। जब वापस जाएगी तो इस तरह से रे जानी चाहिए कि जब ऊपर जाके वापस से नॉर्मल आएगा, वापस टकराएगी तो वापस से ऊपर इमेज बननी चाहिए, वापस से क्या होना चाहिए, ऊपर ही इमेज बननी चाहिए। ये है सवाल। आई होप कि सवाल तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर, जो सही आंसर करेगा। नहीं मारने, पहली बात तो पता लगा चार लोग आपस में बात कर लें कि भाई तू ए मार, मैं बी मारता हूँ, तू सी मार, मैं डी मार देता हूँ, तो अपन की 21 रुपए मिल जाएगा, आपस में 5-5 रुपए बांट लेंगे। तो ऐसा नहीं चलने वाला है यहाँ पे। ठीक है, और जो आंसर देगा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देना जरूरी है, क्या तुक्का मारा है वो बता देना बस। और इस सवाल में दे रखा है आपको कि आपका जो एच है वो बड़ा है, सॉरी वो छोटा है आर से, वरना क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही जो अच्छे बच्चे वही सवाल को कर पाएंगे। ठीक है, मैंने आइडिया दे दिया, इससे अच्छा आइडिया मैं नहीं दे सकता आपको। ठीक है, वो आइडिया जो वो अरे बेशरम, वो वाला आइडिया की बात नहीं कर रहा मैं कि चार लोग मिलके अपना काम करो। अगली बार करेंगे सर ऐसा, कोई ना कोई तो 11 रुपए जीत जाएगा, पहले ही गैंग बना के आएंगे। 11 रुपए के लिए ऐसे रो रहे हो, सोचो जब 200-200 के सवाल आएंगे तब क्या होगा, तुम तो खून ही कर दोगे एक दूसरे का। 10-11 लोग पढ़ने आ रहे हैं, 8 को मार ही दो, 4 ही लोग बचेंगे तो चारों बटेंगे, लोग कटेंगे तो पैसा बटेंगे। बताओ बताओ बताओ, कोई बता सकता है कौन सा आंसर होगा इनमें से। एंड में मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 2 मिनट में बताओ आंसर। और अगर नहीं बता पाते तो उसके बाद सबको तुक्के मारने में, तुक्का मारना तो सबके लिए अलाउड है ना, पता नहीं कौन सी चीज है। मनदीप जी ने आपका बी बता दिया था, और इसका आंसर बच्चों, इसका आंसर जो डी है, इसका आंसर डी नहीं है, इसका आंसर बिल्कुल बिल्कुल आपका ए नहीं है, इसका आंसर बिल्कुल आपका बी
आंसर है, इसका आंसर बी है। मनदीप जी ने तुक्का मारा, लेकिन मनदीप जी ने आंसर बहुत ज्यादा जल्दी दिया, इस वजह से हमारी आज क्लास के विजेता हैं मनदीप जी। एंड मनदीप जी विंस 21 रुपए इनाम। तो आज की पार्टी मनदीप जी से, ठीक है। अब सुनो, बात करते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, सारी बात। वैसे मनदीप जी को समझाएगा क्वेश्चन, उस तरह से बिल्कुल नहीं करने वाले थे, पर फिर समझो क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है। पहली बात तो याद रखो, मैंने आपको एक बहुत पहले कंसेप्ट समझाया था, जब भी आपके केस में, जब भी आपके केस में दो मिरर आ जाएं, दो लेंस आ जाएं, एक मिरर एक लेंस, एक कुछ भी ऐसा होना शुरू हो जाए, जब भी दो चीजें होना शुरू हो जाए, तो एक कंसेप्ट हमेशा याद रखना, एक कंसेप्ट हमेशा याद रखना। क्या बताया था मैंने आपको कंसेप्ट? कि मैंने बताया था कि एक फर्स्ट से बनने वाली, फर्स्ट से इमेज सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट होती है। जब भी मैंने आपको बताया था, एक कंसेप्ट बताया था कि आपको याद क्या रखना है कि कोई भी अगर आपके दो दो मिरर आ जाएं, तो आपके पास में लेंस आ जाएं, एक मिरर एक लेंस, कुछ भी दो चीज आ जाए ना, तो बस ये बात याद रखना हमेशा कि एक की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। अब सुनो उसका कैसे कंसेप्ट यूज करने वाले समझो। मान लो पहले आपके पास में कोई कॉनकेव मिरर नहीं है, कोई कॉनकेव मिरर नहीं। अगर कॉनकेव मिरर नहीं है तो क्या आपके पास में, अगर कोई कॉनकेव मिरर नहीं है, सर यस सर ये किया है ये वाला कंसेप्ट से, पर आपने आंसर टाइम पे क्यों नहीं दिया फिर तृप्ति जी? ठीक है सुनो, तो मैंने क्या कहा कि मान लीजिए पहले आपका कोई मिरर नहीं था, बस ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा था एक्स, इतने पे एक्स पे रखा था, और मैं मान लेता हूँ इसके बाद में ये डी डैश पे इसकी अपरेंट बनती है, क्योंकि रिफ्लेक्शन तो हो रहा है ना यहाँ, इसकी वजह से रिफ्लेक्शन तो हो रहा है ना, तो डी डैश तो बनेगा। डी डैश अपॉन एक्स इज इक्वल टू, क्या ये 1 हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, ये 2 हो जाएगा, ये 1 में क्या है एयर है, तो म्यू 1 क्या हो जाएगा, म्यू 1 हो जाएगा 1, और म्यू 2 क्या हो जाएगा आपका, वो तो म्यू ही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बच्चा अच्छे से समझ के आया प्लेन रिफ्लेक्शन उसे वही समझ पाएगा, और एक ही बार में समझना है, ज्यादा दिमाग लगाने का ना टाइम है ना टाइम वेस्ट है। बिल्कुल नहीं समझ आया तो बोल देना, मैं समझा दूंगा, पर प्लीज एक बार में समझने की कोशिश करो, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ म्यू 2 अपॉन म्यू 1 होता है, म्यू 2 क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा, और ये म्यू 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आई होप कि इतना समझ आता है। तो डी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी डैश की वैल्यू हो जाएगी आपकी म्यू एक्स। अब बच्चा बच्चा ये बात जानता है कि म्यू एक्स की वैल्यू 100% एक्स से बड़ी होगी। क्यों होगी सर एक्स से बड़ी? क्योंकि यहाँ पे म्यू है, और म्यू क्या होता है आपका 1 से बड़ा होता है, मतलब इसकी जो भी इमेज बनने वाली है, वो इमेज अगर मैंने इसको ओ ले लिया, अगर मैं ओ डैश बनाना चाहता हूँ उसको, मैं ओ डैश इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि फिर आई बहुत सारे हो जाएंगे, तो वो पक्का यहाँ पे बनेगा आपका डी, क्योंकि म्यू म्यू एक्स हमेशा एक्स से बड़ा होगा, क्योंकि म्यू हमेशा 1 से बड़ा होगा। अब सुनो, अब तुम्हारा सवाल, अब तुम्हारा रिफ्लेक्शन वाला पार्ट खत्म हो चुका है, अब तुम्हारा रिफ्लेक्शन वाला पार्ट खत्म हो चुका है। ठीक है, ठीक है, समझ गए, रिफ्लेक्शन वाला पार्ट मेरा खत्म हो गया। अब क्या करना है, अब समझो ये बात, अब ना तुम्हारे लिए अब सवाल है कि एक कॉनकेव मिरर है। अब सवाल क्या है, एक कॉनकेव मिरर है, ऐसे सवाल बच्चों बाद में भी आएगा। ऐसा एक कॉनकेव मिरर है, हम ग्लास लैब पढ़ेंगे वापस से, एक कॉनकेव मिरर है, और उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा, उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा ओ डैश। बात समझ में आती है? मैंने क्या कहा था, एक का इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट, इमेज का बन गई ओ डैश पे, यानी अब कॉनकेव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, ओ डैश। ओ डैश की दूरी कितनी है यहाँ से, सर ओ डैश की दूरी है कहाँ से, देखो ओ डैश की दूरी कितनी है, मेन डायग्राम में जाओ, ओ डैश की ये ओ नहीं है, ओ डैश तो ऊपर है ना, उसकी दूरी कितनी है यहाँ से, वो है आपकी मैंने डी डैश लिया, सॉरी डी, तो डी डैश है, डी डैश प्लस एच, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी डी डैश प्लस एच की दूरी है यहाँ से ऑब्जेक्ट की मिरर से। इतनी बात भी समझ आती है। और यहाँ पे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, आर है। अब इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि आपकी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट पे ही बननी चाहिए, समझो इमेज ऑब्जेक्ट पे ही बननी चाहिए। अब याद करो मैंने आपको कॉनकेव मिरर के कंसेप्ट सिखाए थे, या आपको बहुत सारे किस्से बताए थे। आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा होना चाहिए कि आपकी इमेज और ऑब्जेक्ट सेम जगह पे बने, बताओ कौन सी जगह होती है? एक कॉनकेव मिरर में ऐसी कौन सी जगह है कि अगर ऑब्जेक्ट वहां पे रखा हो तो इमेज भी वहीं पे फॉर्म होती है? क्या सबको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे? हाँ सर सेंटर, ये तो इतना तो याद है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा तो होता है कि उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर थी। हाँ सर बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ अगर मेरी इमेज जो है वो आपकी ऑब्जेक्ट पे ही बनने वाली है, यानी ओ डैश पे बनने वाली है, तो इसका मतलब ओ डैश कहां पे रखना होना चाहिए आपका, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होना चाहिए। और अगर ओ डैश सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है, इसका मतलब ओ डैश की एक्चुअल दूरी कितनी होनी चाहिए, क्या वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होनी चाहिए? अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे दूरी होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी क्या होती है, 2f, 2f मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका सिंपल सा क्या मतलब हो गया, क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ कि r इज इक्वल टू डी डैश प्लस h होना चाहिए? हाँ सर बात तो सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, समझ में आ रही है? इतनी बात नहीं आ रही है, आर मतलब डी, तभी तो आपकी इमेज और वो कोइंसाइड करेगी ऑब्जेक्ट।
हाँ सर, अब आर रख दिया। अब डी डैश की वैल्यू मैंने यहाँ निकाली है, डी डैश की वैल्यू मैंने यहाँ निकाली। मैं सिर्फ एक्स से कंपेयर किया था, सिर्फ डायग्राम बनाने के लिए, उसका यूज कुछ नहीं है। क्या मैं इसको यहाँ उठा के पटक दूंगा? हाँ सर पटक दो सकते हो, पटक दिया। पटकने के बाद क्या आंसर आएगा यहाँ पे? क्या मैं डी डैश लिखता हूँ म्यू एक्स लिख सकता हूँ प्लस एच। क्या मुझे एक्स ही तो निकालना है? हाँ सर एक्स ही निकालना है। ठीक है, क्या मुझे एक्स निकालना है? हाँ सर आपको एक्स ही निकालना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? आर माइनस एच इज इक्वल टू म्यू एक्स। और अब तो बच्चा बच्चा बता देगा कि एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, आर माइनस एच बाय। अरे बोलो आया नहीं आया समझ में? बोलो आया नहीं आया समझ? आगे ना आंसर, आंसर क्या हो जाएगा? बी। अच्छा क्वेश्चन था नहीं था? क्या ये बहुत हार्ड क्वेश्चन था क्या? नहीं मेरे ख्याल से तो नहीं। पता है हार्ड क्यों कहलाता है क्वेश्चन, या फिर बच्चों को कम समझ में इसलिए आता है क्वेश्चन क्योंकि यहाँ पे दो कंसेप्ट आ गए। मैंने आपको बताया था ना, दुनिया में कभी भी कोई क्वेश्चन अच्छा तब बन जाता है जब उसमें दो कंसेप्ट घुसेड़ देते हैं। आईआईटी में, नीट में खासकर यही होता है, या आईआईटी एडवांस में खासकर यही होता है। एक मिरर उठा लिया, एक लेंस उठा लिया, दोनों का एक सवाल बना दिया, सवाल हार्ड हो गया। जबकि अगर कंसेप्ट समझो, आप रिफ्लेक्शन को अलग लगाओ, मिरर को अलग लगाओ, और आंसर दोनों का फाइनल आ जाएगा। बस कंसेप्ट क्या रखना है, जब भी आपका दो मिरर, दो लेंस, या एक मिरर एक लेंस, कुछ भी ऐसी कोई चीज आ जाती है, तो आप एक की इमेज लो, दूसरे के लिए उसको ऑब्जेक्ट बना दो, बस खत्म। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, आंसर भी आ गया। मनदीप जी आप यही सोच रहे थे क्या वैसे? मनदीप जी ने जो आंसर किया था बी, क्या वो उन्होंने यही इतना इतना दिमाग लगा किया था कि क्वेश्चन? मनदीप जी ने, बोलो मनदीप जी कहाँ गायब हो गए? अब सर आगे तो बोलो, यस नो बोलो ना, सर क्या बोल रहे? ठीक है, तुमने मान लो तुमने सही किया, पर हाँ आपको इनाम तो मिलता ही है अभी भी। ठीक है चलो नेक्स्ट जाते हैं अपन। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन समझाया हो। अब नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो है आपका, वो भी इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपका वेलोसिटी इन प्लेन। 11 रुपए वाला सवाल, हाँ अभी आएगा, अभी आएगा। 21 वाला हो चुका है ना एक। वैसे मैं एक क्लास में इतने सारे पैसे नहीं बांटता। ठीक है, पर हाँ आज एक सवाल और आने वाला है जिसमें आपको पैसे मिल सकते हैं। मैं जानता हूँ निखिल तुम क्या चाहते हो, पर हम आपके साथ भी खेल जाएंगे, आपको पता है ना बेटा, सवाल की कमी नहीं है हमारे पास में। तो अपन पढ़ने जा रहे हैं क्या, वेलोसिटी इन प्लेन रिफ्लेक्शन। सुनो, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे बात कर रहे हैं वेलोसिटी की। तो हर जगह हमने वेलोसिटी पढ़ी है। हमने प्लेन मिरर पढ़ा था, तो वहां पे वेलोसिटी पढ़ी थी, vm इज इक्वल टू vo प्लस vi बाय 2। सर सबको याद होना चाहिए इस तरह जैसे मुझे याद है, vm इज इक्वल टू vi। सर यस, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया हुआ था, तो आंसर आ गया सर। ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है, आपके लिए किस्मत अच्छी है आपकी। तो vm इज इक्वल टू vi प्लस vo बाय 2, हम परपेंडिकुलर वेलोसिटी लगाते हैं, पैरेलल वेलोसिटी सेम रहती है, प्लेन में पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर पढ़े थे। कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर में आपको मैंने 3 केस पढ़ाए थे वेलोसिटी के। दो सिंपल पढ़ाए थे, एक हार्ड पढ़ाया था आपको। एक केस था आपका जब आपका अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस बॉडी मूव कर रही हो, एक केस था जब आपका परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रही हो। जब अलोंग मूव करती है तो आप क्या लिखते हो, वी आई एम इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इनटू वी ओ एम। और दूसरा फॉर्मूला क्या था आपका जब परपेंडिकुलर जाते हो, तो वी आई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू इज इक्वल टू इनटू वी ओ। तो मुझे सबको याद है, तुम लोग को याद नहीं होगा इतना। ठीक है, फिर थर्ड केस करा था जब आपका प्रिंसिपल एक्सिस के थोड़ा ऊपर मूव कर रहे थे, वो खतरनाक सवाल था, उसमें टेढ़ी इमेज जाती है। उसके बाद फिर अपन यहाँ पे प्लेन रिफ्लेक्शन पढ़े, तो प्लेन रिफ्लेक्शन में आपको वेलोसिटी पढ़नी पड़ेगी। तो हर जगह आपको वेलोसिटी पढ़नी है, इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ो चीजों को। जितना आप स्टेप बाय स्टेप याद रखोगे ना, याद करना भी आसान होगा, और पढ़ाई में पढ़ना भी, उसको रिवाइज करना भी आसान होगा। ठीक है, अब सुनो, तो ऐसा हो सकता है कि भाई मान लीजिए आपका इस टाइम पे, जैसे वो अभी बर्ड और फिश वाला सवाल किया था ना हमने, उसी तरह का सवाल है। ठीक है, बस फर्क क्या है, मान लीजिए आप सवाल में ये पूछा गया कि आपका ये जो ओ है, यहाँ पे ओ है, ठीक है, वो यहाँ से कितनी दूरी पे था, डी दूरी पे था। ठीक है, एक्चुअल एक्चुअल हाइट, एक्चुअल डेप्थ। क्या उसकी जो इमेज बनती है, मान लो ओ डैश यहाँ बनती है, और उसकी डेप्थ क्या मान लिया आपने, मान ली मैंने डेप्थ डी डैश मानते हैं। आई होप की वाली बात समझ में आती है सबको? हाँ से समझ में आती है। अगर मैं कहता हूं, मान लो गलती से ऐसा होता है कि जो ओ है वो आपका ऊपर मूव करना शुरू करते हैं या नीचे मूव करना शुरू करते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल कोई स्विमिंग कर रहा है और बहुत नीचे चला गया आपका सी में या कहीं स्विमिंग पूल में, और फिर वो ऊपर की तरफ आ रहा है ऐसे करके, तो क्या उसके पास में वेलोसिटी होगी? क्या जैसे जैसे वो ऊपर आएगा तो जो उसकी एपरेंट हाइट है, एपरेंट डेप्थ है डी डैश, क्या वो भी चेंज होगी? और जैसे वैसे ऊपर आया तो डी भी चेंज करेगी, डी चेंज कर डी डैश भी चेंज करेगी। तो किसी टाइम के साथ में चेंज करेगी। इसका मतलब कि अगर मैं इसको डी को विद टाइम डिवाइड कर दूं,
तो क्या मुझे vo की वेलोसिटी मिल जाएगी। सिमिलरली अगर मैं d डैश को टाइम से डिवाइड कर दूं तो क्या मुझे v डैश मिल जाएगा, और v डैश क्या हो जाएगा आपका, v डैश एक तरह से हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ इमेज या एपरेंट वेलोसिटी, इसको हम एपरेंट वेलोसिटी बोल सकते हैं, वो वाली बात हो गई। पर एक केस और गड़बड़ हो सकती है, मान लो सरफेस भी चलने लग गई तो सरफेस भी चल सकती है। सरफेस कैसे चल सकती है, मान लो आप किसी स्विमिंग पूल में जा रहे हो, स्विमिंग पूल में पानी कम है और वो पानी बढ़ रहा है, स्विमिंग पूल में पानी भी बढ़ रहा है और आप ऊपर भी आ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि आप किसी नदी में नहा रहे थे और नदी में धीरे धीरे बाढ़ का पानी बढ़ रहा है, तो आप क्या करते हो, आप गहरे में तो आप ऊपर जाना शुरू कर रहे हो ताकि आप पानी से बच सको, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी सरफेस भी मूव कर रही है ऊपर या नीचे की तरफ, आप भी ऊपर जाना चाह रहे हो, ठीक है, आप भी ऊपर जाना चाह रहे हो, इसको हम वीओ से कहते हैं। अगर ऐसा होगा तो वीओ डैश ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, मुझे पता नहीं, डायरेक्शन तो मेरे को सॉल्व करने की बात आएगी, ये आ सकती है। तो ये सवाल है कि अब वीओ डैश, अगर मैं वीओ से ऊपर जा रहा हूँ, मेरी सरफेस से ऊपर जा रही है, तो बताओ वीओ डैश कितना होगा, सवाल पूछ सकता है। तो समझो कैसे करेंगे। मैंने कहा था कि जब भी आपकी बहुत सारी वेलोसिटी जाते हैं, जब भी आपके बहुत सारे कंसेप्ट आए, तो आप रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट यूज करते हो, हाँ कि ना। अभी हम ये मान लेते हैं कि सरफेस मूव नहीं कर रही, तो मैं क्या बोलूंगा, सर देखो आपने क्या बताया, डी डैश अपॉन डी इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन बताया था, राइट। अगर मैं डी डैश को यहाँ से क्या लिखता हूँ, आपका म्यू टू बाय म्यू वन। अब हर कोई बच्चा जानता है सर म्यू टू और म्यू वन तो कांस्टेंट होंगे, क्योंकि आपका पानी तो पानी रहेगा और हवा तो हवा ही रहेगी। हाँ, अब मैंने क्या किया, दोनों साइड टाइम से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका वी डैश बन जाएगा, और ये यहाँ पे म्यू टू अपॉन म्यू वन तो कांस्टेंट है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका वी ओ बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, एक काम करते हैं, इसको वी डैश ना करके इसको हम एक काम करते हैं वी आई कर लेते हैं, क्योंकि वी डैश थोड़ा सा, क्योंकि हमें थोड़ा बाद में कुछ और शब्द का इस्तेमाल करना है। एक सेकेंड, हम इसमें वी ठीक है, तो ठीक है, वी ओ और वी आई शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं, ताकि हमको इमेज और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट थोड़ा याद रहे, क्योंकि हम हमेशा इमेज और ऑब्जेक्ट के हिसाब से याद करते हैं, तो इसको हम वी आई कर लेते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा रिलेशन निकल के आ रहा है, पर दिक्कत ये है, आपने इसमें क्या मान रखा है अभी कि सरफेस इज नॉट मूविंग। सरफेस क्या है, कांस्टेंट है, सरफेस नॉट मूविंग, आपने ये मान रखा है कि यहाँ पे सरफेस मोशन में नहीं है। अगर सरफेस मोशन में आ जाए तो मैंने आपको मिरर बताया था ना, चलिए एक बार वहां पे लौट के चलते हैं आपका इस तरह से। अगर याद है आपका मिरर वाला केस था, मैंने बोला था कल को आपका मिरर भी चलना शुरू कर दे, तो आप क्या कर देना, कुछ मत करना। अगर आपका जो फॉर्मूला था वो वी आई और वी ओ जो भी होते हैं, बस उनको रिलेटिव मोशन कर देना, इसको वी ओ एम कर देना, इसको वी आई एम कर देना। अगर नहीं चल रहा तो वी आई और वी ओ ही रहेंगे, अगर नहीं चल रहा तो वी आई और वी ओ ही रहेंगे। सर कल एग्जाम है मेरा, कल वीडियो देख लूंगी, ठीक है रितु जी, अगर ऐसा तो आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपने इतनी क्लास अटेंड कर ली, काफी है, ठीक है। तो वी आई एम और वी एम, जब मिरर नहीं चल रहा होता तब तो आपने ये फॉर्मूला निकाल लिया, मिरर या सरफेस मूव नहीं कर रही। लेकिन अगर सरफेस मूव करना शुरू कर दे तो आपकी दुनिया ही चल जाएगी ना। आपने दुनिया में हर चीज ये सोच के निकाली है कि सरफेस रुकी होती है, आप दुनिया में कोई भी चीज जब सॉल्व करते हो ये सोच के सॉल्व करते हो सरफेस रुकी हुई है, बाकी सारी चीज मूव कर रही है। लेकिन अगर सरफेस भी मूव करना शुरू कर दे तो आप क्या करोगे, आप उस सरफेस के रिलेटिव मोशन लेके आ जाओगे। रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है, आप हर जगह जहां वी आई लिखा है उसको वी आई एम कर दोगे, जहां वी ओ लिखा है उसको वी एम कर दोगे। सिंपल सा मतलब इसका वी ओ माइनस वी एम होता है, इसका मतलब क्या होता है वी आई माइनस वी एम होता है। इसको अगर हम पढ़ें तो इसको पढ़ते क्या है, हम इसको पढ़ते हैं वेलोसिटी ऑफ आई विद रिस्पेक्ट टू एम, या इसको शब्द बोलते हैं रिलेटिव टू एम। रिलेटिव मोशन है, मैंने आपको कहा था कि रिलेटिव मोशन की मेरी एक वीडियो पड़ी है यूट्यूब पे, आप एक बार उसको जाके देख लेना, अगर जिसने देखी होगी उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने कहा था रिलेटिव मोशन, मैंने आपकी एक यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करके काफी पहले, उसकी लिंक भी मैंने भेजी थी। अगर किसी के पास नहीं है लिंक अभी भी तो मुझे बता देना, मैं वापस भेज दूंगा उसको। वो एक बार यूट्यूब पे वीडियो देखनी पड़ेगी 25-26 मिनट के आसपास, ठीक है। मैंने कहा इफ सरफेस इज मूविंग, अगर सरफेस मूव कर रही हो तो क्या होगा, इफ सरफेस इज मूविंग, तो उस केस में आप क्या करोगे, कुछ नहीं, वी आई को हम वी आई सरफेस लिख देंगे और यहाँ पे इज इक्वल टू, ठीक है, एक बार मुझे मैसेज कर देना बाद में, ठीक है, मुझे मैसेज कर देना बाद में, म्यू टू बाय म्यू वन, और यहाँ पे मैं वी ओ एस कर दूंगा। एस का मतलब है सरफेस, आई का मतलब है इमेज, इस वी आई एस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वी आई माइनस वी एस, इस वी ओ एस का मतलब क्या होता है वी ओ माइनस वी एस। म्यू टू और म्यू वन का मतलब आप जानते हो। इससे भी इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो मैं आपको कई बार जब भी सब चीज बताता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रे ऑफ में, पुट वी आई वी ओ, अगर वी एस जो भी दे रखा है विथ साइंस, और साइन कौन सा, साफ सी बात है, साइन या तो ऊपर वाला या नीचे वाला, जो मन है आपको, जिसको पॉजिटिव लेना पॉजिटिव लो। अगर आपने ऊपर वाला पॉजिटिव लिया तो नीचे वाला नेगेटिव लो, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं कि आपको ऊपर वाला पॉजिटिव लेना नीचे वाला नेगेटिव लेना, जो आपकी मर्जी है,
अगर आपने ऊपर वाला पोस्टर ले लिया ऊपर वाला पोस्टर, नीचे वाला पोस्टर ले लिया नीचे वाला पोस्टर। आई होप कि इतनी बात सबको समझ में आई होगी। और याद रखना ये सब सिर्फ किसके लिए, फॉर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो क्वेश्चन इस पे आता ही नहीं है, परपेंडिकुलर पे ही आता है, पर पैरेलल सेम रहेगी। अब सुनो एक सवाल करते हैं छोटा सा, उसके बाद फिर मैं 11 रुपए वाला सवाल आपको करवाऊंगा, ठीक है। अब सुनो क्वेश्चन है, मान लीजिए कि यहाँ पे आपका एक स्विमर है, मस्त एक स्विमर है यहाँ पे, और उसकी यहाँ पे इस टाइम पे डेप्थ है आपकी कुछ 54 मीटर पे है आपका, और यहाँ वाटर में है, और वाटर में म्यू है इसका 4/3 हमेशा की तरह, और यहाँ एयर है, ठीक है। और यहाँ पे वो तैर के ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ आ रहा है, और उसकी वेलोसिटी मैंने आपको दे रखी है, और ये सरफेस का पानी है वो नीचे की तरफ आ रहा है, पर पानी कम हो रहा है, मान लो ये सरफेस जो है आपका वो 2 मीटर पर सेकंड से कम हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो आदमी की स्पीड है वो आपकी जो VM है वो ऊपर की तरफ दे रखा है आपको, मान लीजिए कुछ 3 मीटर पर सेकंड दे रखा है, ठीक है। सवाल है क्वेश्चन 1 है आपसे, इसमें फर्स्ट पार्ट मैं ही कराऊंगा ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि देख लो कैसे करते हैं सवाल। ए पार्ट आपको लिखा है फाइंड द apparent depth of man, जो भी है उसकी जो मैन की apparent डेप्थ क्या होगी वो पता करनी। तो सुनो सवाल कैसे करना है, तो ये तो बहुत इजी वाला क्वेश्चन हो जाएगा, समझो। तो अपन वो ये फॉर्मूला d' इज इक्वल टू होता है μ2/μ1, सारा कंसेप्ट है 1 और 2 का। तो लाइट यहाँ से जाएगी क्योंकि ऑब्जेक्ट है मैन, तो ऊपर जाएगी, तो ये 1 हो जाएगा आपका, और ये क्या हो जाएगा μ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ से अगर मैं बात को सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो d'/54 इज इक्वल टू कहाँ गया 4/μ2/1, नीचे हो जाएगा 4/3, ऊपर हो जाएगा 1। उसको जब सॉल्व करता हूँ तो d' निकल के आएगा आपका 3/4 इंटू 54। इसको आप सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करके आएगा आपका 227, 27 81, 27 81/2 विल बी योर आंसर मीटर में, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 40.5 मीटर। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल सी चीज होगी, इसमें समझाने वाली बात मेरे को ऐसे को लगी नहीं, ठीक है, फिर आप समझ जाओगे। नेक्स्ट पार्ट है जो अच्छा पार्ट है, उसको मैं पूछना चाहिए, वो क्या है आपका, वो सुनो। वो है आपका, और वो भी मैं करवाऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करना, और वो भी क्वेश्चन पैसे वाला होगा, आपको कमाने का मौका मिलना है। वो है आपका फाइंड द apparent speed and its direction of man। जो apparent speed है वो निकालो, स्पीड की डायरेक्शन ऊपर होगी नीचे होगी कहाँ होगी वो निकाल ली। तो इस केस में सब कुछ लिख लेते हैं पहले हम मान लेते हैं कोई भी वेलोसिटी जो ऊपर की तरफ है पॉजिटिव है, कोई वेलोसिटी जो नीचे की तरफ है वो नेगेटिव है, ये मान के मैं चलूंगा। तो यहाँ पे साफ समय क्या लिखता हूँ आपका, यहाँ पे लिख पाऊंगा। अगर फॉर्मुला याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी याद तो बड़ी आराम से फॉर्मुला निकाल सकते हो। क्या हमको याद होता है d'/d इज इक्वल टू μ2/μ1 होता है। तो कुछ मत करो, d' की जगह उठा के vi कर दो, और d की जगह उठा के vo कर दो बस, क्योंकि अगर सरफेस चल रही है तो इसको vis कर देना, इसको vs करना, सारा फॉर्मुला बन जाएगा। वरना फॉर्मुला याद है तो बेटर है। तो μ2/μ1 यहाँ हो जाएगा vos। अब vis को मैं क्या लिखता हूँ, vi माइनस vs इज इक्वल टू μ2/μ1 vo माइनस vs लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ सरफेस मूव कर रही है इसलिए मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। vi कितना हो जाएगा वो तो निकालना है, vs कितना हो जाएगा नीचे की तरफ है तो -2 ले दूंगा यहाँ पे। μ2/μ1 क्या हो जाएगा आपका, μ2 इज कहाँ गया, हाँ μ2 है आपका 1, ये हो गया आपका 4/3। vo कितना हो जाएगा सर, vo विल कम आउट टू बी, दे रखा है ना अपने को, ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है तो +3 माइनस ऑफ -2, ये हो गया। बस अब सॉल्व करना है vi के लिए, प्लस इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 3/4 इंटू 5 आ जाएगा यहाँ पे 15/4 + 2, यानी vi क्या आ जाएगा आपका 15/4 + 2, 4 to 8, 15, 23/4। अगर इसको सॉल्व करोगे तो निकल के आएगा 5, 4, 5 या 20, 4, 7 या 28, 5.75 मीटर पर सेकंड। क्योंकि पॉजिटिव निकल के आ रहा है इसका मतलब डायरेक्शन क्या होगी इसकी, अपवर्ड्स होगी, क्योंकि पॉजिटिव निकल के आ रहा है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपवर्ड्स। बताओ ये क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट तो बहुत ही बच्चों वाला था, सेकंड पार्ट सबको समझ में आया नहीं आया, बताओ जल्दी से, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आएगा तो अगला क्वेश्चन जो पैसे वाला है वो कर ही नहीं पाओगे। फर्स्ट पार्ट सबके समझ में आया कि नहीं आया, करती आ गया, वेरी गुड, ठीक है। कोई बच्चा, किसी बच्चे को अगर रत्ती से भरी प्रॉब्लम हुई, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई हो
तो मुझे यहाँ रोक दे, क्योंकि अगला क्वेश्चन आपका उसी से हो पाएगा अगर समझ में आया होगा तो, वरना नहीं कर पाओगे। जल्दी बताओ। हैप्पी जी को भी समझ में आ गया, मनदीप जी को समझ में आ गया, बाकी बच्चे आज अमन जी नहीं आए हमारी क्लास में, अमन अय्यरवार जी। यस सर, क्या है, यस सर, बस ये बता दीजिए कि रिया जी को समझ में आ गया है। डी को वी ओ एस कैसे लिखा? देखो बात ये फॉर्मूला याद करने की टेक्निक बता रहा हूँ आपको। डी को वी ओ एस लिखते नहीं है, डी को वी ओ एस लिखने की टेक्निक बता रहा हूँ, तो सुन लो वापस से जिसको समझना है। मैंने बोला, मैं सिंपल सी बात बोली कि मुझको फॉर्मूला कौन सा याद होता है, डी डैश, और ये क्या होता है डी, और ये म्यू टू अपॉन म्यू वन, मुझे फॉर्मूला याद है ना ये वाला। हाँ बाकी सबके ये सारे वेरी गुड, मुझे ये फॉर्मूला याद होता है ना। तो मैंने कहा ये क्या होता है, ये इमेज के बारे में बताता है, ये क्या होता है, ये आपके ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है। तो इसको मैंने वी आई लिख दिया और इसको मैंने वी ओ लिख दिया। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। ठीक है, अब सुनो, अब बात ये है कि अगर सरफेस मूव नहीं करती तो ये वी आई और वी ओ रहेंगी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर सरफेस भी मूव कर रही हो तो उसको वी आई एस लिख दो, उसको वी ओ एस लिख दो। फॉर्मूला हमेशा फिर क्या ही वही, यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा अगर सरफेस मूव कर रही है। तो याद रखो सरफेस मूव वाला फॉर्मूला, अगर सरफेस मूव नहीं करती तो आप इस चीज को जीरो ले रख देना, और क्या है, कुछ नहीं। ठीक है, हिमांशु समझ में आ गया? यस सर, अब आ गया सुमाली, ठीक है, ओके। कुछ नहीं, बस वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं, बस वो तरीका बताया था मैंने आपको याद करने का, क्योंकि एक फॉर्मूला याद रखो बाकी फॉर्मूला ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। ठीक है, चलो अब करते हैं क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन विल कैरी 11 रुपया। समझ नहीं करना, क्वेश्चन कुछ ट्रिकी है, समझो। क्वेश्चन है आपका, एक सेकेंड डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पे आपकी वही बर्ड फिश वाला प्रॉब्लम है, ये वही आपकी वही मतलब तालाब का नीचे, मतलब ऊपर सरफेस, और यहाँ पे आपका, एक सेकेंड, यहाँ पे आपका लाइन कनेक्टिंग, यहाँ पे आ गई आपकी फिश। ठीक है, और यहाँ पे आ गई आपकी एक बर्ड आ गई, इसको मैंने बी बोल दिया, इसको मैंने एफ बोल दिया। ठीक है, और मैंने ये बता रखा है, वीडियो बंद करो, वीडियो बंद करो बेटा, कुछ जी वीडियो बंद कर दो, चलो कोई नहीं, मैं ही कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ आपका, यहाँ पे बर्ड है, यहाँ पे ये फिश है, और इनकी मैंने आपको डिस्टेंस नहीं दे रखी, क्योंकि डिस्टेंस वाला सवाल तो पहले कर चुके हैं, आपको वेलोसिटी दे रखी है। बर्ड की वेलोसिटी आपको मैंने दे रखी, नीचे आ रही है आपकी फिश को खाने के लिए 24 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से, और आपका जो सरफेस है, आपका जो सरफेस है, ओके ठीक है ठीक है ठीक है, ओके अमन, आई गेट इट। ठीक है, थैंक यू ये बताने के लिए, क्योंकि तुम ना कुछ बच्चे, मैं सबको देख रहा हूँ, तुम जितने बच्चे क्लास अटेंड करते हैं ना, सब पे मेरे एक बार निगाह तो रहती है, इसलिए मैंने जानबूझ के इस बैच में थोड़े कम ही बच्चे रखे हैं, ताकि मेरी सब पे एक निगाह रहे और सब पे मेरा ध्यान भी रहे, तभी आप लोग अच्छा पढ़ पाओगे। काला काला आ गया, रिकनेक्ट करो, वापस से रीज्वाइन करो। ठीक है, तो म्यू इज इक्वल टू यहाँ पे 4/3 दे रखा है आपको, वाटर ही है इसका मतलब, यहाँ पे पानी में रहेगी मछली और करेगी। ठीक है, ये वाली बात भी हो गई, बी हो गया 24 और फिश के बारे में क्या बोल रखा है कि फिश आपकी ऊपर की तरफ जा रही है, फिश ऊपर सांस लेने जा रही है और मछली उसे नीचे खाने के लिए आ रही है। ऐसे मौके का फायदा उठा के ऐसी तो फिशिंग होती है। ठीक है, तो ये हो गया बर्ड, ये सब कुछ आपको दे रखा सवाल, सवाल है आपका फाइनली, सवाल के लिए आप लोग वेट कर रहे हो, और मैं लिख दूं यहाँ पे 11 रुपए का इनाम है इसके। ठीक है, अब देखो सवाल है आपका, दो सवाल है, ठीक है, और दोनों के लिए 11 रुपए नहीं है। आपका नेट स्लो है, फिर से कनेक्ट करते रहो। हाँ, जो भी ऐसे दिक्कत हो रही है, मेरी वीडियो तो ऑफ ही थी, ओके कोई ना। तो मैं बोलता हूँ फाइंड एपरेंट, एपरेंट हाइट कहाँ से आ गया, एपरेंट स्पीड ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड। ये वाला क्वेश्चन बताओ क्या आंसर होगा, जल्दी बताओ। इसका एक और पार्ट है, वो मैं बाद में करूंगा, लेकिन
मैं वो क्वेश्चन दूसरा पार्ट लिख रहा हूँ, पहले आप बस आपको बस एक फर्स्ट वाले क्वेश्चन का पार्ट करना है, ये फर्स्ट वाले का आंसर करना है आपको। सेकंड वाला मैं आपको सामने लिख रहा हूँ, पर उसका आंसर मत करना क्योंकि वो सेम टू सेम क्वेश्चन है। अगर आप पहला वाला कर लोगे दूसरा वाला कर ही लोगे आप। आपको सिर्फ फर्स्ट पार्ट करना है क्योंकि फर्स्ट और सेकंड तुम पढ़ोगे दोनों एक जैसे दिख रहे हैं ना, तो इसलिए अगर आपने फर्स्ट कर लिया तो सेकंड भी कर ही लोगे। तो फर्स्ट करो आंसर, बताइए क्या आंसर होगा। पॉइंटों में आंसर मत देना, फ्रैक्शन में आंसर दे दोगे चल जाएगा, फ्रैक्शन में भी आंसर तुम्हारा चलेगा, फ्रैक्शन में ही आंसर देना बेटर रहेगा। पॉइंटों में भी दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसलिए बोला पॉइंटों में देखो तो गलत मान लूंगा। बताओ, अच्छा क्वेश्चन है तो इसके आराम से करना। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी है, इसके बाद अपन छुट्टी कर देंगे। कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे आपका रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। चलो क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन, लेकिन बहुत इजी। बस आप लोग इंग्लिश में घबरा गए यहाँ, ठीक है। देखते क्या आंसर है, अब सुनो। जो इंग्लिश में कमजोर हो गया वही आपका आंसर यहाँ गलत कर गया। हिमांशु जी आंसर दिया 98/3 जी। और मुकुल, मुकुल तुमने आंसर, अच्छा तुम सेकंड का आंसर कर रहे हो ना मुकुल, सेकंड का आंसर कर रहे हो, चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे जिन बच्चों ने भी आपका बाय 3 पहले पार्ट का आंसर मैं मान रहा हूँ जिन्होंने भी किया है, तो मैं बाय 3 जिन्होंने भी आंसर करके दिया है उनसे गलती क्या हुई है, उनकी गलती बताया। तो उन्होंने ऑब्जेक्ट गलत मान लिया है। यहाँ पे सुनो, यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड द एपरेंट स्पीड ऑफ फिश। किसकी एपरेंट स्पीड की बात हो रही है, फिश की। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट कौन हुआ। अबे देख तो मछली देखे उसको, बर्ड देखे, मैं देखू, तुम देखो, क्या मतलब है। देख किसको रहे हैं, फिश को देख लेना, ऑब्जेक्ट कौन हुआ, ऑब्जेक्ट इज फिश। अगर फिश ऑब्जेक्ट हुई तो पहाड़ में जाए मत, फिर तो आपकी वो क्या कहते हैं, फिर तो बेकार ही आपके लिए, क्या कहते हैं, बर्ड तो बेकार है ना, आपको फिश से सारे काम करने। फिश पहले यहाँ पे हुआ करती थी, उसकी स्पीड आपको दे रखी है ऊपर की तरफ, वी एफ मान लेता हूँ, सॉरी वी ओ एफ मान लेता हूँ उसको, वो आपको दे रखे 12 ऊपर की तरफ। इसकी कोई वो बनेगी, इमेज बनेगी, तो उसको मैं वी आई एफ मान लेता हूँ। कितनी है वो मुझे निकालनी है, ठीक है। अब सरफेस भी तो मूव कर रही है सर, हाँ सरफेस भी मूव कर रही है, वो भी ऊपर, तो वी एस मान लेता हूँ क्या बन। अगर फॉर्मूला क्या है सर, फॉर्मूला है वी आई एस इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन बी ओ एस। अब सवाल ये बच्चे ये सोच रहे होंगे सर कि यहाँ पे क्या जरूरत है हमको, ये म्यू टू बाई म्यू वन, जरूरत 1 और 2 का कंसेप्ट मैं समझा चुका हूँ। इस बार ऑब्जेक्ट कौन है, फिश है। तो लाइट कहाँ से जाती है सर, लाइट आती है, आती नीचे से, तो ये आपका म्यू वन हो जाएगा और ये आपका म्यू टू हो जाएगा। ये तो अब समझ में आ जाना चाहिए, इतना तो कोई बताने वाली बात है नहीं। और म्यू वन क्या हो जाएगा आपका 4/3। तो फॉर्मूले में क्या रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है, वी आई माइनस वी एस लिखता हूँ मैं, सीधे वी आई लिखता हूँ माइनस वी एस, ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव लेता हूँ। म्यू टू क्या हो जाएगा 1, नीचे क्या है 4/3 बी ओ एस। बीओएस क्या हो जाएगा, बीओएस विल बी बीओ, बीओ कितना ऊपर की तरफ 12 और -1, ठीक है। तो यहां से जब इसको सोल्व करोगे तो वी आई -1 इज इक्वल टू 3/4 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 11, राइट। तो आप इसको लिख पाओगे वी आई इज इक्वल टू 33/4 प्लस 11, तो ये आपका जाएगा 4 यानी 37/4 सेंटीमीटर पर सेकंड। प्लस में आ रहा है तो ऊपर की तरफ आ रहा है। और यहाँ पर मुझे जितने बच्चों ने आंसर किया है, अब तृप्ति जी का आंसर आ रहा है तो आप लेट हो चुके हो। यहाँ पे जितने बच्चों ने भी आंसर किया उनमें जो सबसे पहले आंसर आया था सही, वो आया था मुकुल का, जो कि असलियत में निखिल है, ठीक है। तो मुकुल का आंसर आया था 37/4। लेकिन 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 इस स्पीड का नाम क्या है, इस स्पीड का नाम है एपरेंट स्पीड ऑफ किसकी, ऑफ फिश। क्या ये बात सही है, एपरेंट स्पीड ऑफ फिश का नाम है ये। लेकिन पता है गलती क्या हो रही है, आंसर ये नहीं है। सही क्या बोल दिया आपने, एक बार में धक धक सी हो गई मुकुल के जवाब में एक बार में धक धक। ये आंसर नहीं है सर, ऐसा कैसे, आंसर क्यों नहीं है ये आंसर बच्चों इसीलिए नहीं है क्योंकि क्वेश्चन आपने ढंग से नहीं पढ़ा, इंग्लिश आपने ढंग से नहीं पढ़ी बस। क्या इंग्लिश में क्या गलती होगी सर, तो देखो जी अभी भी आंसर सही नहीं। तो उन्होंने क्या बोला है, जैसे याद रखो पिछले वाला क्वेश्चन देखते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द एपरेंट स्पीड ऑफ
स्पीड पूछा था तो आपने मैन की एपरेंट स्पीड निकाल दी, जो वी था वो क्या हो गया, एपरेंट स्पीड हो गई, ठीक है। लेकिन इस सवाल में एपरेंट स्पीड तो पूछ ही रहा है, स्पीड ऑफ फिश, ये स्टेटमेंट पढ़ो, विद रिस्पेक्ट टू द बर्ड, ये लाइन आपने पढ़ी नहीं। और मैंने आपको बताया था विद रिस्पेक्ट टू का मतलब क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू का मतलब होता है आपका रिलेटिव। अब दो चार बच्चे बोलेंगे अरे बाबा ये था क्या इसका मतलब, हाँ तृप्ति जी मैं समझ रहा हूँ आपका आंसर सही आ रहा है, रिलेटिव भी लिखा है, इसका मतलब आपको वी आई नहीं निकालना है, आपको वी आई एस भी नहीं निकालना है, आपको वी आई बी निकालना है। रिलेटिव लिखा है ना, रिलेटिव का मतलब वेलोसिटी ऑफ आई विद रिस्पेक्ट टू आई, आई किसका, फिश का ना, ऑफ विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, ये पूछा है आपसे सवाल में। और वो क्या होगा, वो होगा आपका वी आई माइनस वी बी होगा, आपसे सवाल में बच्चों ये पूछा गया है। तो जितने बच्चे भी वो सिर्फ एपरेंट, अगर सिर्फ एपरेंट पूछा होता है स्पीड तो ये आंसर बिल्कुल सही होता, लेकिन आपसे विद रिस्पेक्ट टू बर्ड पूछा गया था, आपको बर्ड की वेलोसिटी में माइनस करना पड़ेगा। वी आई कितना है, निकल के आया 37/4। वीबी यहाँ पे भी गलती कर जाएंगे, इस वीबी को माइनस रखना है क्योंकि नीचे की तरफ है ना ये, तो आपको आंसर जो फाइनल होगा वो होगा 37/4 प्लस 24, ये होगा आपका फाइनल आंसर। इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, आप क्या करो 37 प्लस ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 4 4 16 4 96/4, जिसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, इसकी वैल्यू निकल के आएगी तुम्हारी, इसकी वैल्यू निकल के आएगी तुम्हारी 9 10 11 12 7 6 13, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 13 133/4 सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि प्लस में निकल के आ रहा है तो ये ऊपर होगा आंसर। आया नहीं आया समझ में, देखो यही वाली बात है, कंसेप्ट इतने इंपॉर्टेंट होते हैं फिजिक्स में, कंसेप्ट इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि बच्चे कंसेप्ट के चक्कर में, आंसर लाने के चक्कर में, जल्दबाजी चक्कर में गलती करके आ जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया सर, मेरा 123/4 आ गया था सर, 123/4 नहीं है आंसर, 133/4 है आंसर। कृति जी आगे, मन आया नहीं समझ, देखो ये वाला पार्ट तो आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों ने सबने निकाला, लेकिन ये भी आप लोगों ने बहुत बच्चों को निकाला है, जिन्होंने ये आंसर गलत निकाला उनसे क्या गलती हुई, उनसे ये गलती हुई है कि उन्होंने ऑब्जेक्ट गलत मान लिया। जिन्होंने ये वाली गलती करी है ना, उन्होंने क्या गलती, जिनका आंसर 97/3 95/3 आया, उनसे गलती क्या हुई, उन्होंने फिश को ऑब्जेक्ट नहीं मान के उन्होंने बर्ड को ऑब्जेक्ट मान लिया, जो कि गलत है। यहाँ पे लिखा है किसकी अपरेंट निकालनी है, फिश की, तो फिश को ऑब्जेक्ट मान के आंसर निकालो ना, फिश को ऑब्जेक्ट मान के निकालो तब आपका आंसर 37/4 होता, ठीक है। लेकिन सवाल में ये भी नहीं पूछा गया था, ठीक है, सवाल में कुछ और ही पूछा गया, सवाल में पूछा गया था आपसे वी आई बी, और वी आई बी का आंसर 133/4 है, जो कि किसी का सही नहीं है, यानी किसी का आंसर सही नहीं, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, अब करो तुम सेकंड पार्ट, अब करो तुम सेकंड पार्ट, और जिसका सेकंड पार्ट होगा सही उसको मिलेंगे 11 रुपए नहीं 5 रुपए, क्योंकि अभी साफ सी बात है, पूरा कंसेप्ट तो मैंने समझा दिया ना, अभी भी तुम्हारे पास मौका है, ठीक है। जो ये सवाल सेकंड वाला पार्ट भी सही कर देगा उसको भी 5 रुपए मिल सकता है। बताओ 5 रुपए, ये सेकंड वाले का आंसर क्या होगा, बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, सेकंड वाले का आंसर क्या आएगा। अब तो कर सकते हो ना, पहले वाले का जब पूरा कंसेप्ट समझा दिया मैंने, सेकंड तो कैसे, सेकंड सेम है, बस ऑब्जेक्ट अलग कर दिया। तो ऑब्जेक्ट का 1 और 2 का कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर ये समझ आ गया तो आप कोई भी सवाल सही कर सकते हो। मुकुल कैसा लगा, और मुकुल ने क्वेश्चन किया हुआ था -82/3, मुकुल आपको एक चांस मिलेगा, आपने पहली बार में आंसर गलत दे दिया है। बाकी लोग बताओ, जो भी बच्चा सही कर देगा उसको 5 रुपए तो मिलेंगे मिलेंगे। तृप्ति जी का आंसर -133/3, वापस से आपने सेम ही आंसर कर दिया, 30 मेरे को देना 36 आपका आंसर। तृप्ति जी ऐसा ऐसा क्यों नहीं किया था, ऐसा क्वेश्चन नहीं किया था ना बेटा, मैं पता है ना मुझे ऐसा क्वेश्चन नहीं किया था। देखो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप बाकी सारे जो बच्चे हैं यहाँ पे उनको बता देना चाहता हूँ, मुकुल है या जो निखिल है, इसका एक्चुअली नाम अपने भाई के नाम से यूज कर रहा है अकाउंट और कुछ नहीं, एक्चुअली ही इज माय स्टूडेंट ऑफ ऑफलाइन बैच। इसने आपको शायद मेरे ख्याल से डिस्कशन ग्रुप पे भी बताया था, मैंने ऐसे खुद कहा था कि आप डिस्कशन ग्रुप पे भी इन्वॉल्व है ना, ताकि अच्छा रहे कि आपको कॉम्पिटेटिव बच्चे मिले। तो ये मेरे ऑफलाइन बैच का बच्चा है, सुबह मेरा ऑफलाइन बैच शुरू होता है 9-10 बजे के आसपास, तो उसमें आता है, उसको भी मैंने क्वेश्चन क्लास में करवाया था, बस मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया था क्लास में। तो अगर आप मुकुल से भी पूछो या निखिल जो भी है निखिल से भी पूछो, तो यू विल रियलाइज कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मैंने क्लास में नहीं पढ़ाई, ऑफलाइन बैच में नहीं पढ़ाई, और उसको मैं यहाँ नहीं पढ़ा रहा। आप ये बात निखिल से भी कंफर्म कर सकते हो, आपको मैंने जानबूझ के मैंने निखिल से बोला था, ठीक है, हाँ मेरे घर पे आता है हिमांशु, मेरे घर पे आता है, ठीक है। तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था बेटा कोई कमी नहीं छूटेगी, कोई कमी नहीं छूटेगी, इसलिए मैंने जानबूझ के निखिल से बोला था कि आपको नोट्स प्रोवाइड करें।
मैंने खुद नोट्स प्रोवाइड कर दिए थे आपको, उसके बाद ही मैंने निखिल से बात बोला था कि इसको नोट्स प्रोवाइड करवा देना, ठीक है, मैंने खुद बोला था जानबूझ के, ताकि किसी बच्चे को ये महसूस ना हो कि मैंने शायद ऑफलाइन में ज्यादा पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन में कम पढ़ाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं होने वाला ऐसा, ठीक है। वो आप सब लोग जानते हो, मैं ऐसा कभी करूंगा नहीं, ठीक है। तो मैंने उसे जानबूझ के बोला कि तुम ऑनलाइन वाले बैच में भी आया करो, ताकि उसको कभी ये ना लगे, कि भाई ऐसा होता होगा कि मतलब सर वहां पे ज्यादा पढ़ाते होंगे, ऑनलाइन में ऑफलाइन में कम पढ़ाते होंगे। तो दोनों में सेम सेम एग्जाम्पल में भी चेंज नहीं है। ये एग्जाम्पल मैंने वहां पे भी लिया था, बस मैंने क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया अभी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, वैसे वाला बात है, ठीक है। तो मनदीप जी, आपका यहाँ से गलत है, आपने वापस से ऑब्जेक्ट रख दे दिया है, इस बार बर्ड को ऑब्जेक्ट लेना है, ठीक है। तो अगर बात करते हैं यहाँ पे, सर क्या बात कर रहे हो ठीक है, मैं क्या बोल रहा था, हाँ। तो एक बार हिमांशु ने पूछा था, हाँ रूम पे पढ़ाता हूँ, मेरे सुबह से रूम पे आता निकल, आप सुनो कहाँ गया, हाँ। इसका सेकंड पार्ट अगर मैं करना चाहूँ, वैसे सेकंड पार्ट मुझे करना नहीं चाहिए, पर फिर मैं कर देता हूँ। सेकंड पार्ट में क्या है आपका, सेकंड पार्ट में कुछ नहीं करना इस बार आपके लिए, क्या है कि आपका सेकंड पार्ट में कौन ऑब्जेक्ट है आपका, इस बार बर्ड इज ऑब्जेक्ट। अगर बर्ड ऑब्जेक्ट है तो आप क्या लिख पाओगे, उसके लिए भी सेम फॉर्मूला तो सेम है ना, वी आई माइनस वी एस इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन और वी ओ माइनस वी एस। सारी दुर्घटना जो बच्चों आपसे गलती हो रही है ना, सबसे बस 1 और 2 की गलती हो रही है। अगर ऑब्जेक्ट आपका बर्ड है तो बर्ड यहाँ पर है, तो ये म्यू वन हो जाएगा, ये म्यू टू हो जाएगा। बच्चों गलती, ये वाली गलती मत करो, 1 और 2 वाली, बहुत सवाल करवाती है इसमें मैंने, ठीक है। इसका दे रखा है कि ये नीचे कितनी स्पीड से आ रहा है, ये आपका नीचे स्पीड से आ रहा है आपका 24 से, 24 से नीचे आ रहा है आपका, ठीक है, 24 सेंटीमीटर पर सेकंड नीचे आ रहा है आपका, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है वीओएस, आपको दे रखा है क्या सवाल में, हाँ दे रखा है वीओएस, आपको दे रखा है 1 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ आ रहा है, तो ये सेंटीमीटर पर सेकंड। तो आप सवाल को जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे वैल्यू रखनी है, वी आई तो निकालना है, और किसकी बात हो रही है, बर्ड के लिए, माइनस वी एस कितना है आपका, ऊपर की तरफ 1 है, म्यू टू क्या है इस बार 4/3 म्यू टू हो जाएगा, 1 और 2 में गलती करते हैं बच्चे बहुत सारी, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, कहाँ गया, वीओ कितना दे रखा है आपको, वो देखा 20 को, लेकिन नीचे की तरफ, और ये 1 क्या है ऊपर की तरफ है, तो -1 लिखना पड़ेगा। तो वी आई जब सॉल्व करोगे यहाँ से, इट विल कम आउट टू 1/3, यहाँ पे आ जाएगा 4/3 इंटू -25, तो ये हो जाएगा 100/3, 100/3 में से अगर तुम तो ये आ जाएगा -97/3, ये आ जाएगा। पर ये जो निकल के आया, ये क्या निकल के आया, ये वी आई, ये एपरेंट है, एपरेंट स्पीड ऑफ बर्ड, ये किसी के लिए भी हो सकती है, ये स्पीड तो किसी के लिए भी हो सकती है, पर अब बात हो रही है एपरेंट स्पीड ऑफ बर्ड। अगर ये पूछा जाए एपरेंट स्पीड ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश, तो अब फिश किससे जा रही है, सर फिश जा रही है मेरी, फिश की एपरेंट नहीं लेनी है, एपरेंट बर्ड की लेनी है, फिश जा रही है मेरी, फिश जा रही है मेरी ऊपर 12 से, फिश जा रही है मेरी ऊपर 12 से, ठीक है। और ये बर्ड है, उसकी जो एपरेंट वाली है, यानी आपका बर्ड का बी डैश वाली, उसकी स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड है नीचे की तरफ आपकी 97/3, ठीक है। तो ये दोनों अगर मैं करता हूँ, क्या मुझे निकालना, क्या यहाँ पे मुझे निकालनी है वी आई माइनस, और किसकी वी आई, ये बर्ड की, माइनस वी फिश करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये वी आई कितना निकल के आया 97/3। क्या बोल रहे हैं हैप्पी सर, +1 हो जाएगा ना, कहाँ +1 हो जाएगा बेटा, हाँ तो +1 हो तो गया ना, ये 1 है तो देखो ना यहाँ पे 425 से क्या होता है, 1 माइनस 100/3 होगा, तो इसको 3 माइनस 100/3 बोल सकता हूँ, तो ये आपको -97/3 आ जाएगा ना, ठीक है। तो ये हो गया 97/3, यहाँ पे माइनस वी एफ कितना है ऊपर 12 है, जब इसको लिखोगे तो -97 + 36 प्लस कर रहा हूँ क्योंकि दोनों माइनस के हैं, डिवाइड बाय 3, माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे जोड़ोगे 6 7 13 और ये 9 और 4 13, तो -133/3 विल बी योर आंसर, सेंटीमीटर पर सेकंड। कहाँ पे, नीचे की तरफ होगा। अगर मैं आंसर लिखता हूँ फाइनल तो क्या लिखूंगा 133/3 सेंटीमीटर, नेगेटिव निकल के आया, इसका मतलब नीचे की तरफ। अबे समझ में आया नहीं आया, बोल जाओ जल्दी जल्दी से बोल जाओ। अच्छा सवाल था, बेहतरीन सवाल था, बड़ा प्यारा सवाल लगता है मुझे ये, और बड़ा मजा आता है सवाल में। तृप्ति जी समझा गया। अच्छा तृप्ति जी से याद आया, क्योंकि तृप्ति जी ने इसका आंसर सही किया था, तो तृप्ति जी को मिलते हैं आपने 5 रुपए का इनाम। तृप्ति जी बहुत लूट रही हो बेटा इस साल को, पिछले साल मुझे बहुत सारे बड़े बड़े बच्चों ने लूटा है, मुझे अभी तक याद है दीक्षा का। रुचि जी आप जानते हो ना दीक्षा को, रुचि जी दोस्त हैं दीक्षा की। एक बार रुचि जी, एक बार दीक्षा से बात करना, कितना लूटा है उन्होंने मुझे पैसे में, ठीक है। उन्होंने बहुत पैसे लूटे मेरे से, 200 200 250 से। और शायद उस टाइम पे क्लास में तृप्ति आप भी हुआ करती थी क्लास में शायद,
ठीक है। उस टाइम जब आप उसने 200 रुपए दिए, मुझे इतना दुख हुआ था उस दिन। मैंने बड़े जोश में उस दिन निकाल के ऐसे बोला था, जो बच्चा, तो आपने उसको 200 से भी ज्यादा दिए। हाँ मैंने दिए हैं, हाँ मैंने मतलब बहुत बच्चों को मैंने 500 रुपए भी दिए हैं क्लास में। तो मैंने एक बार ऐसे खुशी खुशी में निकाला, जो बच्चा इस सवाल को सही कर देगा वो 200 रुपए, और मैंने उसको उठा के दे दिया और वो उसने सही भी कर दिया। मैं बड़े जोश में था उस दिन। ठीक है, तो तृप्ति जी को मिलते हैं 5 रुपए। बेटा 5 रुपए इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि तुम भी समझ रहे हो ना, फीस का चक्कर है ना, उतनी फीस तो नहीं है ना। ठीक है, थोड़ा लेवल भी कम हो जाता है ना उस हिसाब से। ठीक है, तो आज के दो दो विनर रहे हैं अपना, एक तो 21 रुपए जीत चुके मनदीप जी, और 5 रुपए जीत चुके तृप्ति जी। इनको रात में या कल ये मिल जाएगी वाली बात। ठीक है, चलो बच्चों आज के लिए अपन इतना ही पढ़ते हैं। मेरे ख्याल से आपको सारी क्लास समझ में आई होगी अच्छे से, बहुत अच्छी सी चीजें हमने पढ़ी है, बहुत सारे न्यूमेरिकल भी किए हमने। प्लेन रिफ्लेक्शन आपका खत्म हो गया है, प्लेन रिफ्लेक्शन आपका खत्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट जो क्लास शुरू करेंगे उसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से ही बनते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन वहां भी बनेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच। किसी को डाउट है तो पूछ ले, अभी नहीं है तो डिस्कशन पे कर ले। मैं आपको फोटो भेजने वाला हूँ, उस फोटो जो बुक की, उस बुक को अपन सब लगाएंगे। संडे की छुट्टी होगी तो आप सबका काम है सैटरडे संडे बैठ के उस बुक के क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, जितना हमने पढ़ लिया है उतना, मेनली आपका रिफ्लेक्शन। अच्छा एक और बात, आज तारीख है 9, आज तारीख है 9, कल होगी 10। तो मैं सोच रहा हूँ, मैं अभी सोच ही रहा हूँ ऐसा, तो शायद 11 तारीख को मे भी पॉसिबिलिटी है, 11 तारीख को या फिर कभी एक दो दिन बाद उसके आपका टेस्ट होगा, और उस टेस्ट में आपका आएगा सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि मंथ एंड हो चुका है हमारा लगभग। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो जिन बच्चों ने भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ लिया है वो मेरे से, जिन्होंने भी नहीं पढ़ा वो रिवीजन कर लें। इसका टेस्ट होगा, डेट मैं आपको कल अनाउंस कर दूंगा कब होगा टेस्ट, क्योंकि मैं उस हिसाब से टेस्ट बनाऊंगा। तो उसका टेस्ट होगा, अपन सब मिलकर टेस्ट देंगे अच्छे से। चलो ठीक है, चलिए आज के लिए टाइम पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट टू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।